जो हमारा जीनोमिक डीएनए है उसको ही हम स्टोर करके रखते हैं। ओके, तो डीएनए में हमें पता है एक पर्टिकुलर कोई भी जीन होगा, उसमें इंट्रॉन भी होता है, एक्सॉन भी होता है, कोडिंग रीजन भी होता है, नॉन कोडिंग रीजन भी होता है। तो वो सारी चीजें हम क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, और फिर उस डायरेक्ट जो हमारा डीएनए है उसको ही हम स्टोर करते हैं। बट अब सी डीएनए का मतलब क्या है? दैट इज द कम्प्लीमेंट्री डीएनए। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री डीएनए किसको बोलेंगे हम? किसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री डीएनए? हाय, से बात कम्प्लीमेंट्री डीएनए से बात कम्प्लीमेंट्री डीएनए। ठीक है, दैट इज सी का मतलब है कम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो ATGC ये हमारा एक कोड है। तो इसका ऑपोजिट कोड क्या होता है? इसका कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या होगा? एडेनिन के साथ कौन सा कोड वो करता है, कौन सा बेस बेस पेयरिंग दिखाता है? T. T। तो T इज ए कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ एडेनिन, एंड थायमिन के साथ एडेनिन, गुआनिन के साथ साइटोसिन, साइटोसिन के साथ गुआनिन। कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ दिस। डीएनए से डीएनए का भी एक कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सी डीएनए। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री डीएनए दैट इज, हमें पता है जो डीएनए है उससे हम क्या बनाते हैं? डीएनए से क्या बनता है हमारा? एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए से हमारा प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो डीएनए से हम एमआरएनए बनाएंगे, फिर एमआरएनए से हम वापस से अब डीएनए बनाएंगे। तो उस डीएनए को हम क्या बोलते हैं? कम्प्लीमेंट्री डीएनए। और कौन सा एमआरएनए? ठीक है, जो हमारा मेच्योर एमआरएनए है जिसमें इंट्रॉन्स निकल गए हैं। ओके, और जो भी नॉन कोडिंग रीजन है वो सारे निकल गए हैं। तो उस डीएनए में जो एमआरएनए से हम बनाते हैं डीएनए, उस डीएनए को हम क्या बोलते हैं? कम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं। ओके, तो कम्प्लीमेंट्री डीएनए में इंट्रॉन्स नहीं होते हैं, सिर्फ जो प्रोटीन बनाता है वही जो जीन है वो प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ये डीएनए है, लाइक तरीके से ये डीएनए है, डीएनए का साइज इतना होगा। फॉर एग्जाम्पल 50 केबी है डीएनए का साइज, किलो बेस पेयर। तो एमआरएनए का साइज कितना होगा? क्योंकि उसमें से बहुत सारे कोडिंग रीजन है, नॉन कोडिंग रीजन है, प्रमोटर है, ये सब करके हमारे पास एमआरएनए होगा फॉर एग्जाम्पल 20 केबी का। 20 केबी से हम वापस से डीएनए बनाएंगे, तो डीएनए भी कितने साइज का होगा? 50 केबी का होगा कि कितने साइज का होगा? बताओ। हेलो, 50 केबी का सर। 50 केबी का कैसा होगा? इसमें से बहुत सारे इंट्रॉन्स निकल गए हैं, इंट्रॉन्स निकल गए, नॉन कोडिंग रीजन इसमें एमआरएनए में नहीं आता है। तो जितना एमआरएनए होगा उतना डीएनए होगा। छुटा, जितना ये 20 केबी का एमआरएनए है, 20 केबी ही होगा सर। 20 केबी का हमारे पास डीएनए होगा। अब क्योंकि इस डीएनए में ये जो नॉन कोडिंग रीजन्स हैं या जो भी इंट्रॉन्स हैं वो क्या हो गए हैं? वो यहाँ से रिमूव हो गए हैं। निकल गए। ठीक है, और ये प्योर वो एमआरएनए, वो डीएनए है जो हमारा जीन इनकोड करता है। इसमें वो डीएनए है, ये वाले वो डीएनए है जिसमें इंट्रॉन नॉन कोडिंग है रीजन भी प्रेजेंट है। जब ये नॉन कोडिंग यहाँ से निकल गया तो वहां पे सिर्फ जो एमआरएनए फॉर्म होगा वो वही एमआरएनए फॉर्म होगा जो हमारा प्रोटीन फॉर्म करता है। और उसी एमआरएनए से जब हम डीएनए वापस से डीएनए बनाते हैं तो उस डीएनए को हम क्या बोलते हैं? कम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो जब हम इस कम्प्लीमेंट्री डीएनए को स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ जीन बनाता है, ठीक है, तो इस उस लाइब्रेरी को हम क्या बोलते हैं? कम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरीज। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या डेफिनेशन क्या दिया हुआ है? कलेक्शन ऑफ क्लोन्स ईच ऑफ विच कैरीज ए कम्प्लीमेंट्री डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री डीएनए। ठीक है, तो ए कलेक्शन ऑफ क्लोन्स, वो क्लोन्स का कलेक्शन जिसमें हमारा कम्प्लीमेंट्री डीएनए प्रेजेंट होता है, जो हमारा कम्प्लीमेंट्री डीएनए कैरी करता है, उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? कम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्प्लीमेंट्री सी डीएनए लाइब्रेरी। सो इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए स्नैपशॉट ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन ए सेल। तो जो कम्प्लीमेंट्री डीएनए है वो क्या है? एक स्नैपशॉट की तरह है। जैसे हम मोबाइल में स्नैपशॉट खींचते हैं, तो वैसे ही जो ये कम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी है वो भी एक स्नैपशॉट है। तो डीएनए से जो एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से जो प्रोटीन बनता है, तो हमको तो प्रोटीन के लिए जो एमआरएनए चाहिए
वही डीएनए हम वहाँ पे क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। जो फालतू इंट्रॉन्स है वो हम उसमें नहीं रखते हैं, ठीक है। तो इससे क्या फायदा होता है, फायदा ये होता है क्योंकि जो नॉन कोडिंग रीजन है वो पहले निकल जाता है और जो साइज है डीएनए का वो छोटा हो जाता है, तो ये एक फायदा है। ओके, तो इन द नेक्स्ट स्लाइड, तो नेक्स्ट स्लाइड में अब देखो क्या है। तो देखो यहाँ पे ओके, तो आपको स्क्रीन दिख रहा है ना। तो यहाँ Yes, पे sir. देखो Yes, sir. genes within the genome of the organism, तो ये हो गया। Introns and non-expressing sequences between the genes are not included in the cDNA library। तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि ये देखो ये हमारा डीएनए है और यहाँ पे इंट्रॉन्स भी होते हैं, ये इंट्रॉन्स हैं। ओके, और कुछ नॉन कोडिंग रीजन होते हैं, ठीक है, जैसे कि प्रोमोटर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नॉन कोडिंग रीजन है ये वाला, ये जो नॉन कोडिंग रीजन है, ठीक है। तो जब हमारा डीएनए आरएनए बनता है, इससे ये हमारा डीएनए है, ये हमारा आरएनए है। जब आरएनए फॉर्म होगा, मेनली एमआरएनए, तो आपको पता है जो इंट्रॉन्स है, हमने कहा था मॉडिफिकेशन में, जो इंट्रॉन्स है ये यहाँ से निकल जाते हैं और जो नॉन कोडिंग रीजन है वो भी यहाँ से निकल जाएगा। और जो हमारा 50 केबी साइज का डीएनए था वो अब कम होकर कितना हो जाएगा, दैट इज अराउंड 20 केबी। मीन्स क्योंकि ये जब ये जो पार्ट्स है वो निकल गए जिसकी हमें जरूरत नहीं है, जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है, इंट्रॉन्स है, वो निकल गए, तो डीएनए का साइज जब एमआरएनए में वो कन्वर्ट होगा तो वो छोटा हो जाएगा। ओके, अब इस एमआरएनए से हम जब हम डीएनए बनाते हैं, ओके, फॉर एग्जांपल इस एमआरएनए से हमने डीएनए बनाया, तो उस डीएनए को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो इसका साइज कितना होगा, इसका साइज इंस्टेड ऑफ 50 केबी कितना होगा, 20 केबी होगा। और इस डीएनए में जो ये इंट्रॉन्स है वो नहीं होंगे और जो नॉन कोडिंग रीजन है वो भी यहाँ पे नहीं होगा। और जब भी यहाँ से एमआरएनए बनेगा तो ये साइज का ही एमआरएनए फॉर्म होगा और कोई भी जो भी मॉडिफिकेशन है, एमआरएनए मॉडिफिकेशन, उसकी जरूरत इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को नहीं पड़ती है। पर यहाँ पे इस नॉर्मल डीएनए को कॉम्प्लीमेंट्री जो एमआरएनए बनने में मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं, जैसे कि स्प्लाइसिंग है, ठीक है, देन 5 प्राइम कैपिंग है, पॉलीएडिनाइलेशन है, वो सब इसमें होता है। बट इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को एमआरएनए में बनने में इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो इंट्रॉन्स और जो नॉन एक्सप्रेसिंग सीक्वेंसेस है जो जीन्स के बीच में है, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी। और ये हमारा प्योर जीन होगा, ठीक है, जिससे हमारा डायरेक्टली एमआरएनए फॉर्म होगा और इस एमआरएनए से प्रोटीन फॉर्म होगा। तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ओके, so to construct a complementary DNA library, all all the genes coding for various proteins are alone stored in the cDNA library. Okay, इसका दो ना, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो एक Yes, sir. कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को कंस्ट्रक्ट करने के लिए तो उसमें जो जीन्स होते हैं, ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में जो जीन्स होते हैं वो प्योर जीन्स होंगे जो सिर्फ प्रोटीन को कोड करता है। फॉर एग्जाम्पल ये डीएनए है, ये डीएनए से आरएनए बनता है, तो उसमें वो भी जीन्स होंगे जो प्रोटीन कोडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनको यहाँ से निकल के जाना ही पड़ता है लास्ट में। ओके, तो वैसे ही सेम केस है यहाँ पे कि जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनता है उसमें ये जो फालतू चीजें हैं, ये फालतू जो जो प्रोटीन कोडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते वो नहीं होता है। प्योर जो प्रोटीन जीन बनाएगा वो इसमें प्रेजेंट होता है। ओके, सो to construct a complementary DNA library, all complementary DNA is prepared from mRNA isolated from a cell are inserted into host cell through suitable vectors। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए प्रिपेयर करने के लिए, एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी बनाने के लिए हमको पहले कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाना है, ठीक है। और ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हम कहाँ से बनाते हैं, एमआरएनए से बनाते हैं, जिसको हमने आइसोलेट किया एक पर्टिकुलर सेल से और उसके बाद उस सेल को हमने इंसर्ट किया किसमें, उस सेल में थ्रू सुटेबल वेक्टर्स, ठीक है। कुछ वेक्टर्स का हमने यूज किया, उस वेक्टर्स में हमने
mRNA से जो बना हुआ है कम्प्लीमेंट्री डीएनए उसको यूज किया, फिर उसके बाद उसको हमने जो होस्ट सेल है उसमें इंसर्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, एक बैक्टीरियल सेल्स है, तो इसमें आपको पता है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है, डीएनए से आपको पता है क्या बनता है, आरएनए बनता है। अब इस आरएनए को हमने क्या किया, आइसोलेट किया। इस आरएनए को आइसोलेट करने के बाद इस आरएनए से हमने क्या बनाया, डीएनए बनाया। कौन सा डीएनए, कम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया। ठीक है, मेनली एमआरएनए की बात कर रहे हैं। ठीक है, एमआरएनए से हमने कम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया। फिर इस कम्प्लीमेंट्री डीएनए को हमने क्या किया, एक वेक्टर में इंसर्ट किया। फॉर एग्जांपल ये कोई भी प्लास्मिड है, इस प्लास्मिड वेक्टर में हमने क्या किया, इस कम्प्लीमेंट्री डीएनए को हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। फिर उसके बाद उस वेक्टर को हमने हमारा जो भी टारगेट सेल होगा उसमें हमने उसको इंसर्ट कर दिया। ठीक है, या उस वेक्टर के थ्रू हमने उसको वहां पे ट्रांसफॉर्म कर दिया उस पर्टिकुलर सेल को। तो दिस पर्टिकुलर सेल इज आवर कम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी। तो ये हमारा कम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी यहाँ पे फॉर्म हो गया। तो पहले हम क्या करेंगे, एमआरएनए का यूज करेंगे, फिर एमआरएनए को कम्प्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट करेंगे। फिर उस कम्प्लीमेंट्री डीएनए को हम क्या करेंगे, एक वेक्टर में डाल देंगे। ठीक है, कोई भी प्लास्मिड फेजमिड कोई भी हो। फिर उसके बाद उस वेक्टर को हम क्या करेंगे, हमारे होस्ट सेल में उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, इसको इंसर्ट कर देंगे। फिर उस होस्ट सेल का क्या होगा, ड्यूजन होगा। और जब ड्यूजन होंगे तो इसके बहुत सारे कॉपीज फॉर्म होंगे। जब बहुत सारे कॉपीज फॉर्म होंगे तो हमारा यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री लाइब्रेरी, यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री डीएनए का लाइब्रेरी फॉर्म होता है। और हम कभी भी उस पर्टिकुलर जीन को उस पर्टिकुलर होस्ट में से हम क्या करते हैं, निकाल के उसको यूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस, फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देन वेक्टर हम कौन सा यूज करते हैं कम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाने के लिए। ओके, कौन सा वेक्टर हम यूज करेंगे। तो सिंस complementary DNA have no intron, their size is always less than 10 kb। क्योंकि हमने कहा कि जो complementary DNA हम जब बनाएंगे तो उसमें हम इंट्रॉन्स का यूज नहीं करते, क्योंकि mRNA से हम डीएनए बना रहे हैं। तो mRNA से जब डीएनए बनता है तो इंट्रॉन्स ऑटोमेटिकली उसमें नहीं होगा। तो इंट्रॉन्स नहीं होने की वजह से जो डीएनए का साइज है हमेशा क्या होता है, 10 kb से कम होता है, या साइज हमेशा कम होता है एज कम्पेयर टू द डीएनए लाइब्रेरी। ओके, तो इसीलिए हमको बड़े बड़े वेक्टर्स की जरूरत नहीं है, या बड़े बड़े उन वेक्टर्स की जरूरत नहीं है जो बड़े बड़े साइज के डीएनए को टेकअप करते हैं। तो हमें सिर्फ छोटे जो वेक्टर्स है उसको भी हम यूज कर सकते हैं, जो छोटे छोटे डीएनए सेगमेंट्स को accommodate कर सकता है। So therefore it is not necessary to use vectors that can accommodate larger DNA. Okay, for example generally plasmid हम यूज करते हैं, फेज लिम्डा फेज हम उसको यूज करते हैं, फेजमिड्स हैं उसको यूज करते हैं। दे आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट कम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरीज। सो कम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरीज आर कंस्ट्रक्टेड विद इकोलाई सेल्स। तो उसके बाद हमने ये वेक्टर्स यूज किए, वेक्टर यूज करने के बाद हम जो होस्ट सेल है हम वो कौन सा होस्ट सेल हम लेते हैं, मेनली इकोलाई सेल्स को हम यूज करते हैं एज ए होस्ट। ओके, उसमें हम मेनली अपना जो भी डीएनए कम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी उसको हम स्टोर रखते हैं। ओके, तो प्लास्मिड्स आपको पता है आर सर्कुलर डुप्लेक्स डीएनए दैट कैरी 4 to 15 kb लॉन्ग डीएनए फ्रैगमेंट्स। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी बताया कि जो प्लास्मिड है वो क्या रहते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहते हैं। और दीज आर नॉन क्रोमोसोमल डीएनए या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए हम जिसको बोलते हैं। ओके, तो इसका जो साइज है ये मतलब जो 4 से 15 kb लॉन्ग जो डीएनए है उसको कैरी कर सकता है। सो डीएनए फ्रैगमेंट्स रिपीटेटिव सीक्वेंस इफ प्रेजेंट इन डीएनए आर डिफिकल्ट टू क्लोन इन प्लास्मिड। ठीक है, तो अगर जैसे कि 4 से 15 kb जो लॉन्ग डीएनए फ्रैगमेंट्स है और जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है अगर डीएनए में प्रेजेंट होगा तो उसको प्लास्मिड में क्लोन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो सिंस कम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइक रिपीटेटिव सीक्वेंस, तो कम्प्लीमेंट्री डीएनए में जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है वो नहीं होता है, क्योंकि एमआरएनए में जो ये रिपीटेटिव सीक्वेंस है वो हट जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंट्रॉन या इन द फॉर्म ऑफ नॉन कोडिंग रीजन, वो हमारे डीएनए से या कम्प्लीमेंट्री डीएनए से निकल जाते हैं। ओके, जब नॉर्मल डीएनए से जब एमआरएनए फॉर्म होता है तो ड्यूरिंग द स्प्लाइसिंग या ड्यूरिंग द मॉडिफिकेशंस ऑफ एमआरएनए, तो जो 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 चीज प्रोटीन फॉर्म नहीं करता है तो वो चीज वहां से निकल जाती है। तो उसी चीज में रिपीटेटिव जो सीक्वेंस है वो भी आते हैं। तो ये रिपीटेटिव सीक्वेंस जो डीएनए में नॉर्मली डीएनए में प्रेजेंट होता है वो इस कम्प्लीमेंट्री डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है, वो निकल जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। सो plasmid can be used to construct cDNA library using shotgun cloning procedure। तो जो हम प्लास्मिड है उसको हम यूज कर सकते हैं कम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी बनाने में बाय यूजिंग शॉटगन
क्लोनिंग प्रोसीजर। तो शॉटगन क्लोनिंग प्रोसीजर एक प्रोसीजर है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था किस तरीके से हम जो मेथड है जिससे हम जो प्लास्मिड है उसमें हमारा जो कम्प्लीमेंट्री डीएनए है उसको इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये मेथड आप देख सकते हैं, शॉर्टकट मेथड का तो बहुत सिंपल है। ओके, देन लैम्डा बेस्ड वेक्टर भी हम यूज करते हैं। ठीक है, मेनली जो फेज वेक्टर है उसको भी हम यूज करते हैं। linear duplex DNA that carry 25 kb लॉन्ग डीएनए। तो प्लास्मिड है वो 14 से 15 kb लॉन्ग डीएनए फ्रेगमेंट्स को कैरी कर सकता है। और अगर हम लैम्डा फेज या लैम्डा वेक्टर की हम बात करेंगे या लैम्डा बैक्टीरियोफेज की बात करेंगे तो वो 25 kb लॉन्ग जो डीएनए है उसको कैरी कर सकता है। एंड दे कैन इजीली प्रोपेगेट इन इकोलाई, और वो इजीली जो इकोलाई है उसको इन्फेक्ट करके इकोलाई में जो हमारा ये जो वेक्टर जो डीएनए है उसको पहुंचा सकता है। ओके, तो the packing ability is as high as 78 to 100%, so that 78 to 100% probability can be achieved। तो जो ये पैकिंग एबिलिटी है, ठीक है, किसमें मेनली जो बैक्टीरियोफेज हमने बात किया लैम्डा वेक्टर की, तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं मेनली जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है वो हमारे बैक्टीरियल सेल्स में पहुंचाने के लिए, क्योंकि इसकी जो पैकिंग कैपेसिटी है इस हेड में चला जाएगा, इसके हेड रीजन में जो हमारे सीडीएनए लाइब्रेरी सीडीएनए है, सीडीएनए, ठीक है, तो वो इस बैक्टीरियोफेज के थ्रू हमारे जो टारगेट ऑर्गेनिज्म है जो होस्ट सेल है वहां तक पहुंच सकता है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है कि वो इसमें हमारे प्लास्मिड को या हमारे वेक्टर को कैरी करता है वो प्रोबेबिलिटी कितनी है, दैट इज 78 to 100%। तो इसका मतलब ये है जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन कोई प्रोसेस करेंगे तो बैक्टीरियोफेज के केस में 78 से लेके 100% प्रोबेबिलिटी है कि वो उस पर्टिकुलर सेल को क्या कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है और इस इकोलाई में हमारा जो वेक्टर है या जो हमारा कम्प्लीमेंट्री डीएनए है उसको पहुंचा सकता है। ओके, तो हम लैम्डा फेज वेक्टर भी यूज कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम फैजमिड भी यूज कर सकते हैं। तो फैजमिड कम से कम आपको पता है ऑलरेडी 4 से 12 के भी जो लॉन्ग डीएनए फ्रेगमेंट है उसको कैरी करता है। रिकम्बिनेंट फैजमिड कैन बी पैक्ड इनटू वायरस कैप्सिड्स एंड प्रोपेगेटेड इनटू इकोलाई। तो जो रिकम्बिनेंट फैजमिड्स हैं तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं ताकि जो हमारा जो ये वेक्टर है या जो कम्प्लीमेंट्री डीएनए है उसको हम पैक करके हमारा जो टारगेट होस्ट सेल है दैट इज द इकोलाई वहां तक हम पहुंचा सके। ठीक है, सो इन यूकैरियोटिक जीनोम only 3 to 20% of the DNA represent genes, so cDNA can easily be screened without much risk। ठीक है, हम यूकैरियोटिक जीनोम की बात करेंगे तो हमारा जीनोम कितना बड़ा है, बट इतना बड़ा जीनोम होने के बावजूद भी जो मेनली जीन्स जो प्रोटीन बनाता है वो कितना है, बहुत ही कम है, दैट इज 3 to 20%। अगर हम एक जीन को स्टोर करके रखेंगे, डायरेक्ट डीएनए को ही स्टोर करके रखेंगे तो हमें बहुत एरिया चाहिए, बहुत सारे क्लोन्स चाहिए। बट इंस्टेड ऑफ अगर हम लाइव जीन को सॉरी डीएनए की जगह पे हम कम्प्लीमेंट्री डीएनए का यूज करेंगे तो हमको बहुत ही कम क्लोन्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो हमारा एक्चुअल जो प्रोटीन बनाता है वो कितने डीएनए है, 3 to 20%। तो हमें इतने ही डीएनए हम यूज कर सकते हैं ताकि कम्प्लीमेंट्री डीएनए यूज कर सकते हैं ताकि हमारा जो कम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी है वो फॉर्म हो सके। बाथरूम कहाँ, ठीक है, देन ये आया समझ में आपको आपके कि हम कौन कौन से वेक्टर्स यूज कर सकते हैं कम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाने के लिए। हेलो, Yes, sir. believe kill laser induction आज mana metan to sorry no। okay, then क्रिएशन ऑफ कम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी। ठीक है, हम किस तरीके से कम्प्लीमेंट्री जो डीएनए लाइब्रेरी है हम उसको बनाते हैं। ओके, सो द क्रिएशन ऑफ सी डीएनए लाइब्रेरी नीड्स अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी। तो जो ये कम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी हम बनाते हैं तो वो थोड़ा सा जो भी जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी हम जब बनाते हैं या जीन लाइब्रेरी हम बनाते हैं, ठीक है, डीएनए लाइब्रेरी हम बनाते हैं उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट है। ओके, थोड़ा जो हम अलग स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। इट इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्शन ऑफ सी डीएनए। तो सबसे पहले वहां पे हमने डायरेक्टली डीएनए को यूज किया था, डायरेक्टली हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया। जो डीएनए है किसमें डीएनए लाइब्रेरी में हम डायरेक्टली हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज किए, और जहां जहां पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो साइट्स है रिस्ट्रिक्शन साइट से वहां पे डीएनए हमारा कट हो गया था। फिर कट होने के बाद हमने उसी उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने जो वेक्टर है उसके डीएनए को भी कट कराया, फिर उसके बाद ये यहाँ पे इंसर्ट हो गया। ओके, हुआ कि नहीं, इंसर्ट हो गया, फिर उसको हमने डायरेक्टली होस्ट सेल में क्या किया, उसको यूज कर लिया। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा,
बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें पहले हमारा जो डीएनए है उससे हमें आरएनए फॉर्म करना पड़ेगा, फिर उस आरएनए से हमें क्या फॉर्म करना है, फिर उस आरएनए से हमको डीएनए कंप्लीमेंट्री डीएनए फॉर्म करना है। थोड़ा सा ये लंबा प्रोसीजर है। ओके, सो ऐसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम अभी यहाँ पे पढ़ेंगे किस तरीके से हम कंप्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस है वो फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे देख लो आप, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्लीमेंट्री जीन डीएनए है, complementary DNA is a copy of DNA or complementary DNA। तो क्या है, जो complementary DNA है वो एक कॉपी है डीएनए का, या उस डीएनए का कंप्लीमेंट्री बेसिस है। ओके, सो कंप्लीमेंट्री डीएनए इज द डीएनए कॉपीड फ्रॉम एमआरएनए। तो कंप्लीमेंट्री डीएनए वो डीएनए है जिसको हमने क्या किया, एमआरएनए से कॉपी किया। ठीक है, जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं ना, एमआरएनए से जब डीएनए बनता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन RT। ठीक है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू हम एमआरएनए से डीएनए बनाते हैं। तो जब डीएनए से आरएनए बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन। इसमें डीएनए से आरएनए बनता है, फिर इस आरएनए में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं और फाइनली हमारा मैच्योर एमआरएनए वहां पे फॉर्म होता है। उस मैच्योर एमआरएनए से जब हम डीएनए बनाते हैं तो उस डीएनए को हम कंप्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ओके, तो ट्रांसक्रिप्शन। cDNA हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं बाय यूजिंग द एमआरएनए। ठीक है, कहाँ से, एमआरएनए से। और जो एंजाइम यूज होता है एमआरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनने में, उस एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, जैसे कि डीएनए आरएनए पॉलीमरेज था, तो यहाँ पे क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो बहुत सारे जो वायरसेस हैं वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शो करते हैं, जैसे कि जो अभी रिसेंटली जो कोरोना वायरस है, दैट इज ए आरएनए वायरस। ठीक है, तो वो क्या करता है, हमारे बॉडी में जब एंटर होता है तो वो आरएनए से डीएनए बनाता है बाय यूजिंग द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, सो द cDNA is used as a template to synthesize the second strand to form the duplex DNA। अब देखो, जो cDNA होगा, कंप्लीमेंट्री डीएनए यहाँ पे जो फॉर्म होता है, आपको पता है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है कि नहीं, डबल स्ट्रैंडेड होता है। फिर इसमें से हमको पता है दोनों में से एक स्ट्रैंड का क्या होता है, कोडिंग होता है। जो सेंस स्ट्रैंड है उसका कोडिंग होगा, और यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रैंड एमआरएनए हमको मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, एक सिंगल स्ट्रैंड एमआरएनए। तो मैं एमआरएनए थोड़ा सा अलग कलर से बनाता हूँ, लाइक ब्लैक कलर से मैं बनाता हूँ। तो डबल डीएनए में से हमें एक सिंगल एमआरएनए मिलता है। तो जब इस एमआरएनए से अगेन जब डीएनए फॉर्म होगा तो वो डीएनए क्या होगा, डबल होगा कि सिंगल होगा, डबल। डबल कहाँ से होगा, जब सिंगल हमारे होगा। पास एक सिंगल ही एक होगा। स्ट्रैंड है यहाँ पे, तो क्या होगा, सिंगल होगा। क्या होगा, सिंगल cDNA सिंगल। होगा। तो आप क्या करेंगे, हमें पता है इसका सीक्वेंस, हमें पता होगा। फॉर एग्जांपल ATGCGCT, दिस इज अवर सिंगल स्ट्रैंड कंप्लीमेंट्री डीएनए। हम इसका जो इसका जो अपोजिट स्ट्रैंड है वो बना सकते हैं कि नहीं, बना सकते हैं बाय यूजिंग डीएनए बना पॉलीमरेज। सकते हैं। ठीक है, बाय डीएनए पॉलीमरेज। तो ए टी के अगेंस्ट क्या होगा, ए, सी के अगेंस्ट जी, सी, जी, सी, ए, टी। तो ये हमारा जो सिंगल स्ट्रैंड से हमारा डबल स्ट्रैंड कंप्लीमेंट्री डीएनए फॉर्म होगा। तो ये यही कह रहा है यहाँ पे कि जो cDNA है, जो हम टेम्पलेट जो यहाँ से एमआरएनए से फॉर्म हुआ है, तो वो क्या है, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड। क्या है वो, सिंगल स्ट्रैंडेड है। बट हमें चाहिए क्या, डबल स्ट्रैंडेड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उस सिंगल स्ट्रैंडेड कंप्लीमेंट्री डीएनए को, इसी को हम एज ए टेम्पलेट यूज करके उसको डबल स्ट्रैंडेड बना सकते हैं। ओके, बाय यूजिंग द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। ओके, सो यहाँ से सिंगल कंप्लीमेंट्री डीएनए से हमारा कॉम्प्लेक्स डीएनए फॉर्म हुआ। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फॉर्म फ्रॉम कंप्लीमेंट्री डीएनए इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री डीएनए क्लोन। तो आप इसको हम क्या बोलेंगे, जो ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फॉर्म हुआ उसको हम बोलते हैं cDNA क्लोन। क्या बोलते हैं, cDNA क्लोन। So the cDNA cloned is used for gene cloning। तो ये जो डबल स्ट्रैंडेड कंप्लीमेंट्री डीएनए क्लोन है उसको हम यूज करते हैं किसके लिए, क्लोनिंग के लिए। तो यहाँ पे एक प्रोसीजर दिया गया है जिसके थ्रू हम क्या बना सकते हैं, हम कंप्लीमेंट्री डीएनए बना सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो प्रोसेस है दैट इज द आइसोलेशन ऑफ एमआरएनए। तो जब हम कंप्लीमेंट्री डीएनए बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डीएनए है उसको आइसोलेट करेंगे। तो फैमिली ऑफ एमआरएनए इज प्रेजेंट इन द सेल्स एंड टिश्यू, इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द सेल। तो जो भी हमारा टारगेट एमआरएनए, फॉर एग्जांपल आप इंसुलिन जीन को स्टोर करके रखना चाहते हो, या आप ग्रोथ हार्मोन के जीन को स्टोर करना चाहते हो, तो आप पहले उसको देखोगे कि कौन सा ग्रोथ हार्मोन का डीएनए है, कौन सा
इंसुलिन का mRNA है, तो आप उसके बेसिस पे पहले उसको आइसोलेट करोगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज द आइसोलेशन ऑफ mRNA। तो ये सेल है हमारा, आपने देखा अच्छा ये वाला जो जीन दिस इज द mRNA, ये mRNA मेनली इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, तो आप इसको क्या करोगे, उस इंसुलिन वाले जीन को आप आइसोलेट करके रखोगे, तो दैट इज द आइसोलेशन। देन उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। So the family of mRNA in solution is treated with oligo D-T primer, the enzyme reverse transcriptase and 4 types of deoxyribonucleotides. The temperature is maintained at 55 degrees centigrade for suitable polymerization. फिर उसके बाद अब क्या करोगे, एक सॉल्यूशन में हमारे डीएनए को रखोगे, ठीक है, और इस डीएनए के साथ साथ आप क्या करोगे, उसको ट्रीट करोगे इसके साथ ओलिगो डी टी प्राइमर। एक प्राइमर यहाँ पे डालोगे क्योंकि आपको पता है जब भी डीएनए का फॉर्मेशन होता है तो एक प्राइमर जरूर हमेशा एक उसकी जरूरत पड़ती है, तो आप यहाँ पे एक प्राइमर डालोगे, इतना प्राइमर, और उसके साथ साथ आप जितने भी बेसिस है ए टी जी सी सबको इस सॉल्यूशन में डाल दोगे, ठीक है, और साथ साथ में एक एंजाइम भी आप उसमें डाल दोगे उस सॉल्यूशन में, दैट इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसमें हमने जो एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इसको भी यहाँ पे डाल दिया इस सॉल्यूशन में। डालने के बाद अब क्या करोगे, अब एक उसको एक सुटेबल टेम्परेचर रखोगे दैट इज अराउंड 55 डिग्री सेंटीग्रेड, जो पॉलीमराइजेशन के लिए बहुत ही आइडियल क्या है, एक आइडियल टाइम है। ओके, सो जब आप ये सब एक एंजाइम यूज करोगे, आप न्यूक्लियोटाइड्स यूज करोगे और एक प्राइमर यूज करोगे और आपका जो mRNA है हमारा उसको यूज करोगे, तो इस सॉल्यूशन में क्या होगा, उस सॉल्यूशन में उस mRNA से क्या फॉर्म होगा, डीएनए फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, दैट इज द कंप्लीमेंट्री डीएनए। जो भी यहाँ पे इसका सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल एटीजीसी होगा तो उसके अगेंस्ट जो कंप्लीमेंट्री डीएनए है वो यहाँ पे फॉर्म होगा उस एमआरएनए के अगेंस्ट। तो एमआरएनए से क्या बन रहा है, डीएनए बन रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्योंकि हमने यहाँ पे एंजाइम भी यूज किया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके, देन बाकी आपको रेप्लिकेशन का प्रोसेस पता है किस तरीके से रेप्लिकेशन होता है। ओके, so the oligo T primer gets bound with poly A tail। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये हम फॉर एग्जांपल हमारा mRNA है और लाइक दिस इज आवर प्राइमर, तो ये हमारा प्राइमर है, तो ये प्राइमर है वो यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है mRNA के एक साइड पे क्या होता है, पॉली एडिनाइलेशन होता है कि नहीं, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सिर्फ ए होगा, ए ए, ठीक है, 3 प्राइम के पे हमेशा क्या होता है, पॉली एडिनाइलेशन होता है, तो हम वो प्राइमर यूज करते हैं जो जिसपे सिर्फ टी प्रेजेंट है, तो हम टी वाला जो प्राइमर है वो यूज करेंगे। तो दिस इज आवर प्राइमर। तो अगर हमने यहाँ पे प्राइमर डाल दिया तो ये टी का जाके बाइंड होगा, जो पोली ए टेल है वहां पे जाके बाइंड होगा, जो मेनली 3 प्राइम एंड पे है। ओके, तो यहाँ पे बाइंड हो गया, तो हमारे यहाँ पे प्राइमर फॉर्म हो गया है। जैसे प्राइमर फॉर्म हुआ उसके बाद हमने वहां पे क्या डाला है, न्यूक्लियोटाइड्स भी डाले हैं कि नहीं, अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स। तो आगे उसका जो भी सिक्वेंस होगा, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे है, यहाँ पे GCATAGCTA। तो हमने उस सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन में हमने क्या डाला है, इसमें हमने ऑलरेडी एडेनिन थाइमिन गोनिन साइटोसिन के जो बेसिस है वो भी डाले हुए हैं। तो यहाँ पे गोनिन के अगेंस्ट साइटोसिन जाके बाइंड होगा, साइटोसिन पे गोनिन, एडेनिन पे थाइमिन, थाइमिन पे एडेनिन। तो और यहाँ पे थाइमिन नहीं होगी क्योंकि दिस इज mRNA, तो यहाँ पे यूरेसिल होगा। ओके, तो यूरेसिल होगा, तो यूरेसिल पे जाके एडेनिन बाइंड हो जाएगा, एडेनिन पे थाइमिन, गुआनिन पे साइटोसिन, साइटोसिन पे गोनिन, यूरेसिल पे अगेन थाइमिन। तो इस तरीके से इस mRNA से आपका क्या फॉर्म हुआ, आपका डीएनए फॉर्म हुआ है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए यहाँ पे फॉर्म हो गया। उसके बाद ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और mRNA अलग हो जाएगा और आपका डीएनए अलग हो जाएगा। तो दिस इज द कंप्लीमेंट्री डीएनए। ओके, देन तो आपका जो कंप्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस यहाँ पे फॉर्म हो गया, उसके बाद ओलिगो डीसी टेलिंग जो तीसरा प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे, ओलिगो डीसी टेलिंग। तो इसमें क्या होता है, आफ्टर फॉर्मिंग आरएनए डीएनए हाइब्रिड्स। तो देखो दिस इज द आरएनए डीएनए हाइब्रिड, ये आरएनए डीएनए हाइब्रिड है। इट इज ट्रीटेड विद द एंजाइम टर्मिनल ट्रांसफरेज एंड न्यूक्लियोटाइड सीटीपी। तो उसको हम क्या करते हैं, इस जो आरएनए डीएनए हाइब्रिड है उसको हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, टर्मिनल टर्मिनेज की ट्रांसफरेज के साथ और न्यूक्लियोटाइड सीटीपी के साथ। तो इससे क्या होता है, दिस एंजाइम एड सीटीपी 1 by 1 टू द 3 प्राइम OH ग्रुप ऑफ बोथ द आरएनए एंड डीएनए स्ट्रैंड। तो ये जो एंजाइम है कौन सा, न्यूक्लियोटाइड सीटीपी, तो यह करता है एक जगह पे साइटोसिन थाइमिन, ठीक है, देन फॉस्फेट, साइटोसिन थाइमिन फॉस्फेट, ये जो ग्रुप है इसको दोनों साइड पे डीएनए पे भी ऐड करेगा और ये जो आरएनए साइट है उस पे भी ये इसको
ऐड करता है, दोनों साइड पे डीएनए पे भी ऐड करेगा, आरएनए पे भी ऐड करेगा। ओके, मेनली कहाँ पे, जो 3 प्राइम ओएच ग्रुप पे है। ओके, डीएनए स्ट्रैंड और आरएनए स्ट्रैंड दोनों के। तो एज अ रिजल्ट शॉर्ट ओलिगो डीसी टेल इज फॉर्म्ड एट द 3 प्राइम एंड ऑफ बोथ। तो एक यहाँ पे फॉर्म होगा, एक यहाँ पे साइटोसिन 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 साइटोसिन, और एक यहाँ पे साइटोसिन 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 इस तरीके से फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइटिडीन फॉर्म होगा इस तरीके से, और यहाँ पे भी साइटोसिन यहाँ पे फॉर्म होगा। ओके, सो और क्या लिखा है, दिस एंजाइम एड्स सीटीपी ऑन बोथ साइड ऑफ आरएनए, एज अ रिजल्ट शॉर्ट ओलिगोडिसिटेल इज फॉर्म्ड एट द 3 प्राइम एंड ऑफ बोथ स्ट्रैंड। तो यहाँ पे भी फॉर्म होगा, यहाँ पे भी फॉर्म होगा बाय दिस एंजाइम। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओलिगोडिसिटेलिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, ओलिगोसिटेलिंग। या हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो साइटोसिन है उसको दोनों एंड्स पे ऐड करते हैं, जैसे कि हमने पॉली एडिनाइलेशन किया था, इसीलिए वैसा ही है ये पॉली एडिनाइलेशन की जगह हम पॉली साइटिलाइजेशन हम बोल सकते हैं। ठीक है, हम साइटोसिन को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरा प्रोसेस है वो हम क्या कर रहे हैं, then alkaline hydrolysis of mRNA. So the reaction mixture is treated with alkaline sucrose solution. The alkaline solution breaks hydrogen bond between RNA and DNA strand and separates the two strand. तो उसी में जो हमारा यहाँ पे डीएनए आरएनए का हाइब्रिड बना हुआ है, तो हम उसको ट्रीट करते हैं किसके साथ, अल्कलाइन सुक्रोज सॉल्यूशन से। तो ये जो अल्कलाइन सुक्रोज सॉल्यूशन है, जब हम उसको पोर करेंगे तो क्या होगा, जो डीएनए है आरएनए है, इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाएगा, और आरएनए अलग हो जाएगा, और हमारा डीएनए क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यू आर गेटिंग मी? आवाज आ रही है मेरे सबको? Yes, sir. Yes, sir. देन Yes, sir. ये हो गया, डीएनए और आरएनए अलग हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, एडिशन ऑफ ओलिगो डी प्राइमर। फिर उसके बाद अगेन हम क्या करेंगे, एक जो गुआनिन प्राइमर है वो हम डाल देंगे। फॉर एग्जांपल अभी हमने बताया कि एक हमारा डीएनए फॉर्म होगा, उसमें भी क्या है, हमने सी ग्रुप इस तरीके से ऐड किया कि नहीं किया है ना, हमने सी ग्रुप वहां पे ऐड किया हुआ है, पॉलीसाइटिलाइजेशन हमने किया हुआ है। ठीक है, तो ये डीएनए पे प्रेजेंट है और आरएनए भी प्रेजेंट है। तो हमारा जो कम्प्लीमेंट्री डीएनए है उसके एक साइड पे पूरा इस तरीके से सी प्रेजेंट है। तो हम ये सी इसलिए डालते हैं क्योंकि हमारे जो प्राइम नेक्स्ट हम इसका डुप्लेक्स बनाना चाहते हैं, तो हम वहाँ पे जो प्राइमर है इजीली हम यूज कर सकते हैं। तो हम इजीली इसके लिए हम कौन सा प्राइमर करेंगे, वो प्राइमर यूज करेंगे जो जिसपे जी प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम वैसा एक प्राइमर कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसके पास सिर्फ जी सीक्वेंस वो प्रेजेंट है। तो इससे क्या होगा, सी, क्योंकि जी जाके इस सी पे जाके बाइंड हो जाएगा, और यहाँ से हमारा डीएनए जो भी इसका जो सीक्वेंस होगा वो फॉर्म होगा, और डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड से क्या हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा, और ये यहाँ पे पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, और हम वहाँ पे एंजाइम यूज करेंगे मेनली डीएनए पॉलीमरेज। तो एक सिंगल स्ट्रैंडेड से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ओके, ये आया समझ में आपको? Yes, sir. नो Yes, sir. समाउस? Yes, sir. ओके, देन ये हो गया। इसके बाद सिंथेसिस ऑफ द सेकंड डीएनए स्ट्रैंड, जो मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया कि किस तरीके से सिंथेसिस होता है, वैसे ही सेम टू सेम जब हमने यहाँ पे ओलिगो टी प्राइमर डाल दिया। ठीक है, तो ये देखो डीएनए आरएनए यहाँ पे हाइब्रिड फॉर्म हुआ है एमआरएनए से, ये हमारा प्राइमर है, प्राइमर हमने यूज किया। फिर ये डीएनए आरएनए हाइब्रिड फॉर्म हुआ, डीएनए हाइब्रिड फॉर्म होने के बाद हमने यहाँ पे क्या यूज किया, जो टर्मिनल साइटिडीन है वो हमने वहाँ पे ऐड किया। साइटिडीन ऐड करने से क्या हो गया कि जो एक साइड पे यहाँ पे सी ऐड हो गया, और एक साइड पे यहाँ पे सी ऐड हो गया। फिर उसके बाद हमने अल्कलाइन सुक्रोज सॉल्यूशन यूज किया, जिससे ये जो दोनों के जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया, और एमआरएनए अलग हो गया, डीएनए अलग हो गया। फिर उसके बाद हमने अगेन जो ओलिगो प्राइमर है उसको यूज किया। ओलिगो प्राइमर यूज करने से क्या होगा, देखो ये हमारा ओलिगो प्राइमर है जी पे, ये इस सीसी पे जाके बाइंड हो जाएगा, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाएगा। बॉन्ड दिखाने के बाद, क्योंकि ये प्राइमर बहुत इंपॉर्टेंट है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, मैंने आपको बहुत बार रिपीट किया है कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए प्राइमर चाहिए, आरएनए आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के लिए प्राइमर नहीं चाहिए। ये प्राइमर जाके यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, तो हम जो भी एंजाइम है केलेनो एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, जिसको हम ब्रेक करने से केलेनो एंजाइम फॉर्म होता है। तो केलेनो एंजाइम या डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को हम यूज करके यहाँ पे इस जी को एक्सटेंड करके यहाँ पे पॉलीमराइजेशन करते हैं, और यहाँ पे इसका जो भी कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, इस कम्प्लीमेंट्री डीएनए का कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यहाँ पे फॉर्म होता है, और यहाँ पे हमारा सीडीएनए क्लोन फॉर्म होगा। ठीक है, सो दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। एमआरएनए से हमने डबल स्ट्रैंडेड सीडीएनए क्लोन हमने यहाँ पे फॉर्म कर दिया। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस जो लास्ट वाले जो यहाँ पे फॉर्म हुआ है उसको हम बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री डीएनए क्लोन। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया? यहाँ तक Yes, समझ में sir. आया आपको? ओके, Yes, sir.
तो Yes. देन उसके बाद हम यहाँ पे हमारा कम्प्लीमेंट्री डीएनए फॉर्म हो गया। अब हम उसको क्लोनिंग करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, क्लोनिंग करेंगे। तो क्लोनिंग हम किस तरह करते हैं, द cDNA क्लोनिंग इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। तो क्लोनिंग हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो आप। सो सबसे पहले द cDNA thus obtained are joined with suitable adapters using T4 DNA ligase। तो कुछ suitable adapters हम बोलते हैं ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं जो हम इसके इस साइड पे अटैच कर देते हैं, ठीक है, किस साइड पे, या 3 प्राइम एंड पे या 5 प्राइम एंड पे। तो हम मेनली यहाँ पे एडाप्टर यूज करते हैं, जिससे मेनली कौन सा एडाप्टर, जो हमने T4 DNA से यूज किया है, ठीक है, दैट इज अ T4 DNA लाइगेज जो एंजाइम है उसका यूज करके हम एक सुटेबल एडाप्टर एक सीक्वेंस है जो हमारे इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को वेक्टर में इंसर्ट होने में हेल्प करता है। ओके, सो हम उस एडाप्टर को हम यहाँ पे अटैच कर देंगे इस पे, या तो 3 प्राइम एंड पे या तो 5 प्राइम एंड पे हम इसको अटैच कर देंगे। सो cDNA आर देन ट्रीटेड विद अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम टू रिमूव ग्रुप फ्रॉम द डीएनए, ठीक है। तो उसके बाद हम उस cDNA को हम क्या करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे किसके साथ, अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम के साथ, ताकि जो डीएनए के जो फॉस्फेट ग्रुप्स है वो रिमूव हो सके, ठीक है, ताकि नए जो सीक्वेंस है वहां पे ऐड ना हो पाए। ओके, then the vector DNA, say for example 1 DNA is